मैं आपको 142 सीटें जो है फेज 2 की, उसमें दिखाता हूं कि तृणमूल और बीजेपी में वोट शेयर में गैप कितना है। सेकेंड फेज में 2019 में जो गैप था वो 8% वोट का था। तृणमूल के थे 47% वोट, भाजपा के थे करीब 39% वोट, तो 8% से ज्यादा का गैप था 19 के चुनाव में। 2021 के चुनाव में गैप हो गया 13% का। तृणमूल के थे 39% वोट, भाजपा के 36%, 13% का गैप था। यहां पे तृणमूल के 24 में करीब 39% वोट थे, 49% वोट थे, और बीजेपी के थे करीब 37% वोट, 12% का गैप। अगर पूरे राज्य में देखें तो गैप इतना नहीं था। स्टेट का एवरेज था 3% का वोट शेयर गैप, फेज 2 में गैप था 8.3%। 2021 के चुनाव में पूरे राज्य में था 10% का गैप, फेज 2 का गैप था 13% का, यानी फेज 2 का गैप हर चुनाव में। 2024 के चुनाव में ओवरऑल गैप था केवल 7% का, फेज 2 पे गैप था करीब 12% का। निरंजन मुखोपाध्याय, पिछले चुनाव में अगर 12% का वोट शेयर गैप हो, यानी कि इन 142 सीटों पर जीतने के लिए करीब 6% का स्विंग लगेगा, मतलब 6% वोटरों को तृणमूल से छट के बीजेपी की तरफ आना होगा, तब बीजेपी यहां कमाल कर सकती है। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो सेकंड फेज में है वहाँ पे बीजेपी को काफ़ी अच्छा स्विंग लेना पड़ेगा अपने तरफ, तभी वो अपने सीटें बढ़ा पाएंगी। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक दूसरे किस्म के आंकड़े आपको पेश करना चाहता हूँ। एक मज़ेदार बात जो हमको बंगाल के बारे में देखने को मिलती है कि 1977 के बाद से जो भी चुनाव जीता है वो 2/3 मेजॉरिटी से जीता है, और जो हारने वाली सबसे बड़ी पार्टी रही है उसको 100 का आंकड़ा पार करने का मतलब चांस नहीं मिला। और मज़ेदार बातें ये हैं कि हर बार 77 के बाद से एक जो पार्टी इनकम्बेंट सरकार को हराई है वो सिंगल पार्टी नहीं रही है, वो हमेशा अलायंस में रही है। एक और चीज़ देखने को मिलता है कि लेफ्ट फ्रंट 1977 में और तृणमूल कांग्रेस 2011 में वो जो चुनाव जीते वो नंबर 1 पोजीशन असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने के बाद जीत पाए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कारण से जीत पाती है, जैसे कंचन जी बोल रहे हैं, तो बीजेपी को 3 लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैटिस्टिकल ट्रुथ्स को ओवरटर्न करना पड़ेगा। नंबर 1 कि सिंगल पार्टी, बीजेपी सिंगल पार्टी है, किसी के साथ अलायंस में नहीं है। दूसरा ये है कि पिछले लोकसभा में नंबर 1 पार्टी नहीं थी, नंबर 2 पार्टी। अब बेसिकली अगले चुनाव तक ठाल रहे हैं इनको कि मतलब अगले चुनाव में आएंगे, इस बार नहीं होगा। तीसरी जो बड़ी बात जी कि कोई लोकल लीडर सीएम फेस के तौर पे बीजेपी का नहीं है जिसने लंबे समय से जन आंदोलन किया है। अगर लेफ्ट फ्रंट ने 77 में जो पावर गेन किया था तो ज्योति बासु बहुत लंबे समय से जी 12% का अगर वोट शेयर गैप हो फेज 2 में, उसको बदलना आसान काम नहीं है। 6% वोटरों को ममता का साथ छोड़ के बीजेपी की तरफ आना पड़ेगा, तभी बीजेपी सेकंड फेज में कमाल कर सकती है। देखिए राहुल, मेरे हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी को जीतना है तो हम सेकंड फेज और नंबर 1 फेज जो पहला फेज है, दोनों को मिला के ही देखना पड़ेगा। ये तो निश्चित सी बात है कि सेकंड फेज में ममता ऊपर रहेगी, और जैसा कि निरंजन जी ने कहा 2/3 वाली बात, मैं भी ये मानता हूं कि अगर ये नहीं मान रहे, जो बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि देखिए जब पश्चिम बंगाल में हवा चलती है तो एक तरफा चलती है। मैं यही कहने जा रहा हूं कि अगर इसलिए मैंने कहा दोनों फेज को मिला के देखना होगा। अगर ये एंटी ममता वेव है, शब्द है वेव, मतलब एकदम अंदर है, तूफान है, तब तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। और वरना वैसे तो आप आजकल के जमाने में तो चमत्कारी नतीजे आ रहे हैं, तो उसका मैं नहीं कह सकता। अजीत झा, अगर आंकड़ों की नजर से देखा जाए तो जो दूसरा फेज है चुनाव का, वो बीजेपी के लिए मुश्किल है, तृणमूल का गढ़ है। लेकिन एक बार जैसे कंचन दा बोल रहे, केमिस्ट्री बन जाती है, हवा बन जाती है, तब कुछ भी हो सकता है। राहुल, ये जो 142 सीट जो है ना, इसमें 2 तरह के एरियाज हैं। एक है जो कलकत्ता के इन एंड अराउंड प्रेसिडेंसी का जो एरिया, प्रेसिडेंसी का इलाका, और दूसरा है डीप साउथ, सुंदरबन और साउथ 24 परगना। तो मैं कहूँगा कि जो ये शहरी इलाका जो है, वहाँ पर बीजेपी का कैंपेन जो है वो बिल्कुल बदल गया है। वो फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं कि भाई जो ट्रांसपोर्ट का जो स्पीड है सो 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और शहरों में देखिए तो लोग जो है ना दुखी हैं। कलकत्ता का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्राम पुराना, बस पुराना,
रोड पतले पतले गली, तो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। कलकत्ता में दोस्तों से बात कीजिए, जाके देखिए, तो लोग दुखी रहते हैं। तो उस पर वो फोकस कर रही है। वहां पे उतना ज्यादा फोकस घुसपैठी पर गैप नहीं भी है। सबसे ज्यादा है। देखिए उन दक्षिण बंगाल आज तक की कभी कोलकाता भाजपा के जीती नहीं है 120 कलकत्ता सीटों में गैप भी बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे कंचन गुप्ता ने कहा कि 2011 में तृणमूल कहाँ थी, जब हवा चलती है तो एक तरफा चलती है। अब सवाल यही है मनोज्ञा कि क्या ये वो चुनाव है जब एक तरफा हवा चलेगी, या फिर जैसे निरंजन जी ने कहा कि पहले लोकसभा में आगे निकल के आइए, फिर अगले विधानसभा में देखिए, इस बार टिकट नहीं कटेगी बंगाल में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सब लोग अलग अलग फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, जो सब डिस्कस कर रहे हैं। कोई टेस्ट फॉर्मेट की बात कर रहा है, कोई ओडीआई की बात कर रहा है, लेकिन इस समय बंगाल में आईपीएल चल रहा है। और इसकी मैं 3 बातें कहूंगी जो कॉमन है बेस पर। पहला ये कि दोनों पार्टी आज की तारीख में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस 100 सीट से अपने आंकड़े शुरू कर रही हैं, यानी कि दोनों की बेस लाइन नॉर्थ एंड साउथ मिलाकर आज की तारीख में 100 सीट पर है। और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि दोनों की जो बढ़त है और दोनों का जो वर्चस्व है, मिनिमम 100 सीट्स हैं, 294 सीट है, तो अब असली लड़ाई बाकी 94 पे है, या आप कमोवेश कहिए 100 सीट पर है। पर दूसरी बात, दोनों में से किसी भी पार्टी का वोट शेयर 30 से या फिर 35% से कम नहीं हुआ है पिछले 3 चुनाव में। ऐसे में सीट बदल सकती है, आंकड़े बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वोट शेयर नहीं बदला है, और ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरा जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है कि दोनों के पास एक एक बड़ा चेहरा है, भले ही स्थानीय ना हो, लेकिन मोदी से बड़ा चेहरा पूरी भारतीय जनता पार्टी में किसी के पास नहीं है। बाकी सारे राज्यों में भी जो जीत हासिल की गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे की गई है। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पास ममता बनर्जी जैसा चेहरा है, जिसको चैलेंज करने के लिए किसी पार्टी में कोई चेहरा नहीं है। पर जब एम फैक्टर की बात होती है ना, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, महिला, मसल, मनी, मोदी और उसके साथ साथ ममता, तो उन सब के बीच में मैं कहूंगी कि ये सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं, क्योंकि एक ऐसा फैक्टर है जिसने बेसलाइन चेंज कर दी है, वो है एसआईआर। एंड आप यकीन मानिए कि एसआईआर के 91 लाख वोटर के कट जाने से और हट जाने से इस बार सारे वोट के मार्जिन बदल जाएंगे, सारे वोट के आंकड़े बदल जाएंगे और पूरी रणनीति या फिर बेसलाइन बदल गई है। मनोज्ञा चर्चा कर रही हैं एसआईआर की, और फर्स्ट फेज में हमने देखा 92% से ज्यादा वोट पड़ा। ऐसे में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि ये जो वोट पड़ा, ये क्या एसआईआर के चक्कर में बढ़ के पड़ा, या फिर ये वाकई में अप्रत्याशित वोटिंग है। तो उस पर एक नज़र डालते हैं। मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के वोटिंग परसेंटेजेस आपके सामने रखता हूँ। दक्षिण दिनाजपुर में 2021 के चुनाव में वोट पड़ा था 85%, इस दफ़ा पड़ा है 95%, यानी 10% ज़्यादा। लेकिन एसआईआर से वोट कट गए 13%। अगर आप एसआईआर से जो वोट कटे, जो कि नवंबर में प्रक्रिया स्टार्ट हुई, उसके बाद चुनाव से पहले कटे, अगर एसआईआर के वोट रहते 2021 के डेटा से फिर अगर हम कंपेयर करते, तब वोट पड़ते 82.6%, यानी 21 से एक्चुअली 3% कम वोट पड़ते, 2.5% कम वोट पड़ते, अगर हम एसआईआर की प्रक्रिया को माइनस कर देते। इसी तरीके से चलिए एक और कोई डिस्ट्रिक्ट उठाते हैं बीरभूम। बीरभूम में 85% वोट पड़ा इस बार। अगर हम एसआईआर के नंबर्स को माइनस कर दें, तब 85% ही पड़ता है, तब इस तरह से इतनी बड़ी बढ़त नहीं दिखाई देती। मालदा लीजिए, मालदा में इस दफ़ा 93.4% वोट पड़ा है। 21 के चुनाव में 81.3% वोट पड़ा है। एसआईआर में घटे 9.3% वोटर। अगर आप एसआईआर से जो वोट घटे उनको जोड़ दें वापस इलेक्टोरल रोल में, तब 86.2% वोट पड़ता, यानी कि बढ़ता 5%, लेकिन जितना बढ़ गया, जैसे 12% बढ़ा हुआ दिख रहा है, उतना नहीं बढ़ता, फिर भी बढ़ता करीब 5%। एक और कोई डिस्ट्रिक्ट उठा लेते हैं, दार्जिलिंग लीजिए, करीब 76% वोट 21 में पड़ा, 88% वोट इस दफ़ा पड़ा। देखने में लग रहा है कि 12% वोट बढ़ गया, लेकिन एसआईआर में कटे करीब 14.5% वोट। अगर आप 14.5% वोट को वापस डाल देते और फिर कंपेयर करते 2021 से, तो करीब 75.5% वोट पड़ता दार्जिलिंग में। तो एसआईआर वाकई में, जैसे मनोज्ञा कह रही थी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है।